Hello my dear students. Today we are going to discuss about very important English grammar chapter which name is tenses part number 4. इससे पहले हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस से रिलेटेड डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे टेंसेस का, जिसमें हम फ्यूचर टेंसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, ये आने वाले समय के बारे में इसमें दर्शाया जाता है, जिसकी हिंदी में पहचान होती है गा, गे, गी। लेट्स स्टार्ट। है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के और पास्ट के हमने 4 भाग किए थे, इसी प्रकार फ्यूचर के भी ये 4 पार्ट हैं जिसका डिस्कस हम कर रहे हैं। रूल ऑफ सिंपल फ्यूचर: सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। I shall go to दिल्ली tomorrow। tomorrow आने वाला कल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो गा गेगी की आवाज़ इसमें आती है। है इज शैल एंड फर्स्ट फॉर्म V1 हैज V1। वी शैल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। गे की आवाज़ इसमें शैल लगाया हमने और फर्स्ट फॉर्म लगाई है यहाँ पर, यानी आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। ये हमने ध्यान रखना है बच्चों ने कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हिज, ही एंड दे, जब ही और दे या कोई और सब्जेक्ट आता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं, हिज विल एंड फर्स्ट फॉर्म डू एंड एयर गो। तो विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, अर्थात सिंपल फ्यूचर में। ही विल डू हिज होमवर्क टुमारो, वह कल अपना गृह कार्य करेगा। दे विल गो टू करनाल नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह करनाल जाएंगे। गे की आवाज़ आ गई इसमें। हिज, दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये सारे के सारे सकारात्मक सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं। इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हिज क्वेश्चन मार्क। विल यू, जब हम विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। इट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। विल और शैल के बाद हम नोट लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही विल नॉट डू हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करेगा। हिज आल्सो नेगेटिव सेंटेंस। अब आप बच्चे यहाँ देखेंगे कि आई के साथ हमने विल लगाया है और यहाँ पर हमने आई के साथ शैल लगाया था। जब ये कंपलसरी हो जाता है, स्ट्रेस हम देते हैं किसी सेंटेंस में, अनिवार्य कर देते हैं, तो हम आई और वी के साथ शैल की बजाय उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। आई विल नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा, यानी इस पर स्ट्रेस दिया गया है, ये अनिवार्यता दर्शाता है इसमें। तो आई के साथ, वैसे तो आई और वी के साथ जनरल सेंटेंस में हम शैल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये अनिवार्य हो जाए, किसी बात पर हम स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, अनिवार्यता को दर्शाते हैं, तो आई वी के साथ शैल लगेगा, आई वी के साथ विल लगेगा। नॉर्मली सेंटेंस में शैल लगेगा, नहीं तो आई वी के साथ विल, और बाकी जो सब्जेक्ट है दे या ही या सी, उनके साथ फिर हम शैल लगाते हैं जब हम स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं, किसी कार्य को अनिवार्य बनाते हैं। तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, ये विपरीत हो जाता है एक दूसरे के, यानी आई वी के साथ फिर हम विल लगाते हैं और दे या ही के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ फिर हम शैल लगाते हैं। ही विल नॉट डू हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करेगा। विल ही नॉट डू हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य नहीं करेगा। नॉट नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। वी विल प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। हिज विल आल्सो,
वैसे तो वी के साथ शैल आता है, लेकिन इसमें कहा है कि हम कल क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, अवश्य। अब अनिवार्य हो गए, इसलिए यहाँ वी के साथ शैल की बजाय हमने विल लगा दिया। इसी प्रकार यदि यहाँ दे हो जाता तो दे के साथ विल लगता है, लेकिन जब अनिवार्य सेंटेंस आ जाए तो दे के साथ फिर हम शैल लगाते हैं। ही शैल गो टू मुंबई, वह मुंबई अवश्य जाएगा। अब देखो ही के साथ विल आता है वैसे तो रूल के अनुसार, लेकिन यहाँ शैल लगाया हमने, क्यों? क्योंकि अनिवार्यता को दर्शाता है। वह मुंबई अवश्य जाएगा। वैसे तो आई वी के साथ शैल आता है, अब ही के साथ शैल लगाने का मतलब है कि इस पे स्ट्रेस दी गई है, जोर दिया गया, ये अनिवार्यता को दर्शाता है कि वह मुंबई जाएगा। और इसकी हिंदी में पहचान क्या हुई? गा गे गी। इसकी हिंदी में पहचान हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पहचान हुई गा गे गी। और इंग्लिश में क्या पहचान हुई कि शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हम इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें शैल बी और विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें जैसे इसमें हमने केवल शैल और विल लगाया था सिंपल फ्यूचर में, इसमें शैल और विल के साथ बी लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। इसमें था वह खेलेगा, गा, इसमें रहा होगा। इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी फ्यूचर इन कंटिन्यूअस की? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। मोहन विल बी डूइंग हिज होमवर्क, मोहन अपना गृह कार्य कर रहा होगा। आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। दे विल नॉट बी टेकिंग टी, वे चाय नहीं पी रहे होंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आ गया यहाँ पर। अब एक ध्यान बच्चों ने रखना है कि विल और बी के बीच में आपने नोट लगाना है। जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो विल के बाद नोट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे विल नॉट बी टेकिंग टी, वे चाय नहीं पी रहे होंगे। विल, अब देखो यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल को लगाएंगे, विल सी बी, और बी सब्जेक्ट के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हर होमवर्क, क्या वह अपना गृह कार्य कर रही होगी। विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। अब इसमें देखो सब्जेक्ट से पहले हमने विल का प्रयोग किया, फिर नोट लगाया है और फिर बी का प्रयोग किया है, अर्थात ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह खेल नहीं रहा होगा। द चाइल्ड विल बी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा होगा। विल द चाइल्ड बी स्लीपिंग। अब इसमें इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्या बच्चा सो रहा होगा। सुनीता शैल बी टेकिंग बाथ, सुनीता स्नान कर रही होगी। तो सुनीता के साथ हमने यहाँ पर देखो शैल लगाया। वैसे तो अंडर रूल क्या है, जो आई वी को छोड़ करके दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ सुनीता के साथ शैल लगाया क्योंकि ये अनिवार्यता को दर्शाता है, किसी जरूरी काम को दर्शाता है कि इसमें कोई मनाही नहीं हो सकती, वो कार्य अवश्य होगा, यानी सुनीता स्नान अवश्य कर रही होगी, इसलिए हमने यहाँ शैल लगाया है। द टीचर विल बी टीचिंग, अध्यापक पढ़ा रहा होगा। तो इस फ्यूचर कंटिन्यूस की हिंदी में पहचान क्या हुई, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, हम शैल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पहले शैल हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर विल या विल हैव, शैल हैव या विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही विल हैव डन हिज होम वर्क, ही सब्जेक्ट है, फिर हमने इसके साथ विल लगाया है, और हैव डन थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। वह अपना गृह कार्य कर चुका होगा। इसमें इसकी जो पहचान है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। वी शैल हैव डन आवर होमवर्क, हम अपना गृह कार्य कर चुके होंगे। विल दे हैव टेकन टी। अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पर क्योंकि विल सबसे पहले है। क्या वे चाय पी चुके होंगे। द चाइल्ड विल हैव स्लेप्ट, बच्चा सो चुका होगा। अब विल हैव है यहाँ पर, उसके बाद स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, बच्चा सो चुका होगा। विल मोहन हैव प्लेइंग क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा। अब ये थर्ड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। शी विल हैव गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली यानी दिल्ली
जा चुकी होगी। थर्ड फॉर्म गोन, गो वेंट गोन। दे विल हैव हेल्प्ड द पुअर, वे गरीबों की सहायता कर चुके होंगे। अब यहाँ पुअर का मतलब गरीब, हेल्प थर्ड फॉर्म और विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म। विल मोहन, अब ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर क्योंकि विल सबसे पहले। विल मोहन हैव डन हिज होम वर्क, क्या मोहन अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। क्या इसमें क्या शब्द आ जाएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान हुई, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। नेक्स्ट इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम क्या करेंगे, शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। या तो शैल हैव बीन लगाएंगे आईवी के साथ शैल हैव बीन, और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट है उनके साथ विल हैव बीन, और सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें हम करेंगे। द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, क्राइंग का मतलब चिल्लाना, तो इसमें आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। बच्चा सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से चिल्ला रहा होगा, क्राइंग का मतलब चिल्लाना। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। अभी इसकी जो पहचान हिंदी में क्या हुई, से शब्द साथ में लग जाएगा इसमें, से रहा हूँगा, से रहे होंगे, से रही होंगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ सिंस है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है मॉर्निंग, इसलिए सिंस का प्रयोग किया हमने। यहाँ एक ड्यूरेशन थी टाइम की, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही होगी। विल इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, अब यहाँ पर विल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन थर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या 2 घंटे से, क्योंकि 2 घंटे से फोर का प्रयोग हुआ है, 2 घंटे से वर्षा हो रही होगी। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 मिनट्स, तुम 20 मिनट से खेल नहीं रहे होंगे। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल के बाद नोट लगाना है हमने, सेल के बाद या विल के बाद, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, अध्यापक 3 घंटे से पढ़ा नहीं रहा होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस है ये। विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंस आ गया यहाँ पर क्योंकि ये निश्चित समय है। क्या बच्चा सुबह से रो रहा होगा, वीपिंग रोना, क्या बच्चा सुबह से रो रहा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि स्टूडेंट्स इनको ध्यान से इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो तीनों टेंसों को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लास्ट पार्ट है टेंस से रिलेटेड, जिसका नाम है पार्ट नंबर 4 फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर की पहचान आपने देख लिया कि इसमें शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस प्रकार यदि स्टूडेंट्स टेंस के बारे में समुचित जानकारी हासिल कर लेते हैं, उनको टेंस की जानकारी हो जाती है, रूल एंड रेगुलेशन की जानकारी हो जाती है, टेंस उनको समझ में आ जाते हैं, तो इंग्लिश समझने में और लिखने में और पढ़ने में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कहीं इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड फॉर्म लगती है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चे तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर अच्छी तरह से सभी 4 पार्ट्स में इनका ध्यान करें, और अपनी नोटबुक पर ध्यान से पढ़ते हुए इनको लिखें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। यदि इस प्रकार आप डिस्कस करेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगी और समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।